Welcome to Medical Ocean. Today our topic is skin management, pressure ulcer and bed sore. सामने पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, ये आपके पास बेड सोर है। बेड सोर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी ऑस्पी के लिए और आपकी एग्जाम एमसीक्यूज के लिए। देयरफॉर हमें चाहिए कि हम इसको सही तरीके से पढ़ लें। इसमें बहुत ज़्यादा ऑस्पी की चीज़ें हैं, आप लोगों ने स्किप उसको नहीं करनी। First of all, we will discuss about objective. The learner will be able to define decubitic ulcer, bed sore, list the cause of decubitic ulcer, identify risk factors of bed sore, applying nursing intervention to prevent decubitic ulcer. ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, इसमें याद करनी। Number first of all, we should study about the anatomy of skin. What is anatomy of skins? Skins consist of main three layers. We have first one is epidermis, second one is dermis, and third one is hypodermis. In epidermis, the superficial portion of the skin. ये हमारे पास क्या है? Superficial, top most layer आपके पास है। कंपोज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एमसीक्यूज में आ सकता है कि सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ द स्किन कौन सा है? एपिडर्मस। एपिडर्मस किस चीज़ से बना है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये दो एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास डर्मस, सेकंड लेयर है आपके पास। द डीपर लेयर ऑफ द स्किन, ये आपके पास डीपर लेयर ऑफ द स्किन है। प्राइमरीली कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। प्राइमरीली हमारे पास कंपोज हुआ है किस चीज़ से? कनेक्टिव टिश्यू से। थर्ड आपके पास क्या है? हाइपोडर्मस, आल्सो कॉल्ड द सबक्यूटेनियस लेयर। इसको हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कह सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर एंड एडिपोज टिश्यू। इसमें आपके पास इरेगुलर एंड एडिपोज टिश्यू मौजूद होते हैं। अब स्किन के थ्री लेयर आपके पास हैं, तो लेट्स सी कौन कौन से लेयर आपके पास हैं। डायग्राम में हम देखते हैं। ये आपके पास स्किन है, उसकी थ्री लेयर, मेन लेयर आपके पास है। एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस। ये हमारे पास स्किन की थ्री लेयर है। नेक्स्ट हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एपिडर्मस की पढ़ते हैं, एक एक लेयर हम पढ़ते हैं। द टॉप मोस्ट लेयर हमारे पास एपिडर्मस है। द एपिडर्मस इज द आउटर लेयर दैट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, अ प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ स्टेरिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। अब ये हमारे पास 5 लेयर पे मुश्तमिल है। किस चीज़ से बना है? स्टेरिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना है। ये हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर है। हमारे पास क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है। नंबर 1 स्ट्रेटम कॉर्नियम, नंबर 2 स्ट्रेटम ल्यूसेडम, नंबर 3 स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, नंबर 4 स्ट्रेटम स्पाइनोसम, नंबर 5 स्ट्रेटम बेसिलाई। अब ये हमारे पास 5 लेयर है। इस 5 लेयर की फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस 5 लेयर से हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम के पास क्या है? 20 to 30 रोज है आपके पास। 20 to 30 रोज है ऑफ फ्लैट डेड सेल आपके पास है। ये क्या है? फ्लैट डेड सेल है, मुर्दा सेल है। सही। कंटिन्यूसली शीट्स अराउंडिंग बाय लिपिड, हेंस वाटर रेपेल्स बैरियर टू लाइट्स, हीट्स, वाटर, केमिकल्स एंड बैक्टीरिया। ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है। किस चीज़ से? वाटर से, लाइट से, हीट से, केमिकल से और बैक्टीरिया से। स्ट्रेटम ल्यूसेडम आपके पास क्या है? 3 to 4 लेयर्स आपके पास है। क्लियर फ्लैट डेड सेल आपके पास है। कंटिन्यूस प्रिकॉर्सर ऑफ केराटिन प्रेजेंट ओनली इन द फिंगर टिप्स, palms ऑफ द हैंड्स एंड सोल ऑफ द फीट। स्ट्रेटम ल्यूसेडम आपके पास क्या है? 3 to 4 लेयर आपके पास है। क्लियर फ्लैट डेड सेल आपके पास है। कंटिन्यूसली प्रिकॉर्सर ऑफ केराटिन आपके पास है। प्रेजेंट ओनली इन द फिंगर टिप्स, palms एंड हैंड्स। ये आपके हाथों में और पाँव में मौजूद होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, सेल डीजनरेशन विद प्रोडक्शन ऑफ केराटिन। इसमें सेल डीजनरेशन होती है और प्रोड्यूस करते हैं किस चीज को? केराटिन को। स्पोनोसम आपके पास क्या है? 8 to 10 रोज आपके पास सेल्स के प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स बट कैन नॉट डुप्लीकेट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेरेंजियल सेल। ये आपके पास क्या करता है? प्रोवाइड नहीं कर सकता है स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास प्रोवाइड नहीं कर सकता है। स्ट्रेटम बेसिलाई आपके पास है। डीपेस्ट लेयर मेड ऑफ द
columnar cells, continuous divisions gradually migrated to surface, small cells, melanocytes, stem cells and keratinocyte. ये आपके पास ग्रेजुएट होते हैं फिर सरफेस को, और ये वहाँ पे अपने फंक्शन जो है वो डेवलप करते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें कौन कौन से फंक्शन है। अब हम आगे इमेज में देखते हैं कि किस तरह के लेयर बने हुए हैं। स्किन हमें एक स्मॉल और छोटा सा एक लेयर नज़र आता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। अब आपको एमसीक्यूज किस चीज़ में आते हैं, स्ट्रेटम कॉर्निया में आपके पास आते हैं कि 20 to 30 रोज आपके पास फ्लैट डेड सेल है आपके पास, और इसकी क्या फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करता है, बैरियर है आपके पास लाइट से, केमिकल से और बैक्टीरिया से। फिर ल्यूसेडम आपके पास 3 to 4 डेड सेल लेयर है आपके पास। ये कंटेन होता है किस चीज़ पे, केराटिन पे, और ये भी क्या करता है आपके पास हैंड, पाम्स, हेड और सोन में होते हैं, क्योंकि इसका स्किन बहुत ज़्यादा सख्त होता है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम आपके पास क्या है, ये डीजनरेशन विद प्रोडक्शन ऑफ केराटिन करता है, इसकी फंक्शन याद करना है आपने। स्ट्रेटम स्पाइनोसम आपके पास क्या है, 8 to 10 रोज आपके पास है, और ये प्रोटीन्स प्रोडक्शंस करता है, इंपॉर्टेंट है प्रोटीन प्रोडक्शंस, और ये फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेटम बेसिलाई आपके पास क्या है, डीपेस्ट लेयर आपके पास है, कोलोमनर सेल से कंटिन्यूस डिवाइड आपके पास हो, ग्रेजुअली माइग्रेट हुए तो सरफेस को, मॉर सेल्स, मेलिनोसाइट्स, स्टेम सेल्स एंड केराटिनोसाइट्स। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसेडम्स, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम्स एंड स्ट्रेटम बेसिलाई, ये हमारे पास है। नीचे अगर हम सब देख लें, हमारे पास माइनोसाइट सेल्स आपके पास है, डर्मस आपके पास है, मार्क सेल आपके पास है एंड सेंसरी न्यूरॉन्स भी आपके पास है। सही, केराटिनोसाइट, ये सब इसमें मौजूद है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। तो आसपी में भी ये पिक्चर आप लोगों को आ सकता है, तो फिर आप लोगों ने लेबल करना है, तो इसलिए इन चीज़ों को आप लोगों ने अभी से पहचानना है कि ये पिक्चर आसपी में भी आ सकता है। एनाटॉमी ऑफ एपिडर्मस। एपिडर्मस में आपके पास जो 4 प्रिंसिपल है उसमें हम कह देते हैं, हमारे पास एक मेलानोसाइट है, लेरेंजान सेल है आपके पास, मार्क सेल है एंड केराटिनोसाइट है। ये अभी आपने इमेज में आगे देख लिया। मेलानोसाइट आपके पास क्या करता है, मेलेनिन पिगमेंटेशंस करता है, काजिंग ब्राउन कलर्स ऑफ स्किन्स एंड प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट्स डैमेज। सन से जब हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं वो हमारे स्किन को डैमेज करता है, तो ये मेलानोसाइट क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रेज से। लेरेंजियल सेल आपके पास क्या है, इम्यून सेल है, एक डिफेंस है आपके पास, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम्स दैट हेल्प द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंट फॉरेन एंटीजेंस टू द इम्यून सिस्टम। फॉरेन बॉडी से कोई भी चीज़ आता है तो ये एज अ प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है, उसको किल करता है या इसको बॉडी के अंदर दाखिल होने से बचा देता है। मार्क सेल आपके पास है, बेसिलर लेयर में आपके पास है, और क्लोज टू हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल के साथ आपके पास ये मौजूद होते हैं। अब ये क्या करते हैं, उसमें टच की सेंसेशन ये आपके पास करते हैं। उसके बाद आपके पास केराटिनोसाइट है, जो आप लोगों ने आगे इमेज में देख लिए, उसमें आपके प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स केराटिन करता है विच हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ स्किन हीट एंड केमिकल्स एंड माइक्रोब्स। वो क्या करता है, हेल्प करता है कि अब स्किन को प्रोटेक्ट कर ले हीट से, माइक्रोब से एंड केमिकल से। एमसीक्यू में अगर आया कि आपकी बॉडी हीट से, केमिकल से कौन बचाता है, तो आपने कहा केराटिनोसाइट हमारे पास जब प्रोड्यूस होता है तो वो आपके पास बचाने की कोशिश करता है और ये प्रोटीन भी बनाते हैं। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ डर्मस आपके पास है, कनेक्टिव टिश्यूज लेयर कंपोज ऑफ कोलेजन्स एंड इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड फैट सेल्स, contain hair follicles, glands, nervous and blood vessels. It is consist of 2 layers, papillary dermis and reticular dermis. ये आपके पास 2 है, पेपिलरी डर्मस है एंड रेटिकुलर डर्मस आपके पास है। किस चीज़ की, डर्मस की, फिर आपके पास 2 है, लेकिन इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स, ग्लैंड, नर्व्स एंड ब्लड वेसल इसी के अंदर, डर्मस के अंदर होते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है कि हेयर फॉलिकल कहाँ पे मौजूद है, डर्मस में। जो आपके पास फैट सेल है वो कहाँ पे है, तो आपके पास डर्मस में मौजूद है। ग्लैंड्स और नर्व्स डर्मस में होते हैं, ब्लड वेसल्स। ये अगर आप लोग देख लो, डर्मस में पेपिलरीज डर्मस है एंड रेक्टिकुलर डर्मस है। पेपिलरी डर्मस है आप ऊपर देख लो, वेसल्स हैं, और रेक्टिकुलर डर्मस है आपके पास नीचे हेयर फॉलिकल्स आपके पास मौजूद होते हैं। उसके नीचे फिर आपके पास हाइपोडर्मस होता है। समझ आ गई, इमेज को आप लोग देख लो। इस तरह की इमेज आप लोगों को आसपी में भी आ सकते हैं, आपने फिर लेबल करना है इसको। एनाटॉमी ऑफ डर्मस,
पेपिलरी डर्मस आपके पास है। द अपर 20% लेयर ऑफ द डर्मस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड डर्मल पेपिलाई। पेपिलरी मसल आपके पास क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है और इसको हम पेपिलाई हम कह सकते हैं। डेट्स एंकर्स एप्लाई टू डर्मस, ये आपके पास क्या करता है, डर्मस के साथ ये आपके पास कनेक्शंस ये आपके पास वो बनाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, called the red pigs which also contains small capillaries lobes that feed dermis। इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, डर्मस को खुराक पहुंचाता है। डर्मस को क्या खुराक पहुंचाता है, ब्लड आपके पास ये पहुंचाता है। ब्लड के साथ साथ ये आपके पास न्यूट्रिएंट्स आपके पास पहुंचाता है। जब न्यूट्रिएंट्स और ब्लड ये पहुंचाता है तो इसकी वजह से आपके पास डर्मस को फीडिंग मिलती है। समझ आ गई। अच्छा, उस मेसिनल कार्पुलस आपके पास क्या है, मेसिनस कार्पुलस सेंसिटिव ऑफ टच एंड शेप ऑफ टेक्सचर आपको देते हैं हम। शेप और टेक्सचर हम उसमें देखते हैं। उसके बाद आपके पास पेसिनियल कॉर्पस आपके पास है, डीप प्रेशर एंड वाइब्रेटिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। फ्री नर्व एंडिंग आपके पास है, हीट इन कोल्ड्स और पेन्स को ये आपके पास उसकी वजह से ये आपके पास होते हैं। तो इट्स मीन्स ये आप लोगों ने जस्ट याद रखना है कि इसके फंक्शंस क्या है। उसके बाद रेटिकुलर डर्मस आपके पास है। द लोएस्ट डर्मस आपके पास जिस तरह आप लोगों ने इमेज में देखना, इट इज़ अ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें, मेड अप ऑफ कोलेजेंस, इलास्टिन्स, ग्राउंड सब्सटेंस एंड एज विल एज हेयर फॉलिकल, स्वीट्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। इसमें आपके पास कोलेजन होते हैं, इलास्टिन आपके पास होते हैं, ग्राउंड सरफेस में आपके पास हेयर फॉलिकल्स, स्वीट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। प्रोवाइड स्टेन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी टू द स्किन। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ को, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी स्किन को। एनाटॉमी ऑफ डर्मस। अब डर्मस की एनाटॉमी आपके पास क्या है, फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट एंड द प्रीडोमिनेंट सेल्स types in the dermis and produce collagens and elastin which provide strength and flexibility to the skins. In addition, there are blood vessels, sebaceous glands, sweat glands, hair follicle, sensory receptor and fat cell। अब इसमें क्या होता है, आपके पास ब्लड वेसल होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वीट ग्लैंड होते हैं, हेयर फॉलिकल्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स एंड फैट सेल्स होते हैं। मायोफाइब्रोब्लास्ट आपके पास क्या है, कंट्रेक्टाइल्स, इंपॉर्टेंस इन हीलिंग ऑफ वुंड, हीलिंग ऑफ वुंड में ही काम करता है आपके पास। मैक्रोफेज आपके पास क्या है, ड्राइव फ्रॉम वस्कुलर ल्यूकोसाइट्स, फेगोसाइटोसिस एंड स्टिमुलस फाइब्रोब्लास्ट करता है। मास्ट सेल आपके पास क्या करते हैं, कंटेन हिस्टामिन्स, लिम्फोसाइट्स, मीडिएट इम्यून फंक्शंस एंड सेंसरी परसेप्शन। अब मास्ट सेल आपके पास हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, एंटी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो उसमें ये आपके पास हिस्टामिन आपके पास रिलीज करता है। लिम्फोसाइट आपके पास क्या करता है, इम्यून फंक्शन करता है, मीन्स कोई भी फॉर्म बढ़ जाता है तो उसको किल करते हैं। ये आपके पास स्किन है, हेयर है, सेबेशियस ग्लैंड है आपके पास, सेंसरी नर्व एंडिंग आपके पास है एपिडर्मस में, और नीचे आपके पास नर्व्स है डर्मस है एंड सबक्यूटेनियस में आपके पास ये आते हैं। ब्लड वेसल आपके पास है, फैट्स है, कोलेजन है, इन फाइब्रोब्लास्ट है। इस इमेज को आप लोगों ने याद रखना है, ये इमेज भी आप लोगों को आसपी में आ सकते हैं। फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन की फंक्शन क्या है, फिजिकली बैरियर है आपके पास, प्रोटेक्ट करता है स्किन की आपको, विटामिन डी प्रोडक्शंस करता है, इम्यूनिटी, सेंसेशंस, आइडेंटिटी, टेम्परेचर्स कंट्रोल करता है, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शंस करता है आपके पास।
Pressure ulcer and bed sore आपके पास की. A pressure ulcer or bed sore or decubitic ulcer is a localized injury to the skins and underlying tissue using over the bony prominence is a result of prolonged unrelieving pressures. The pressures come from outside the body. The pressures slow the blood flow to an area which leads to tissue death. इसमें क्या होता है बेड सोर या प्रेशर अल्सर में, ये आपके पास लोकलाइज इंजरी है टू द स्किन्स एंड अंडरलाइनिंग टिश्यू यूजिंग ओवर द बोनी प्रोमिनेंस इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग अनरिलीविंग प्रेशर. ये कहते हैं प्रोलॉन्ग अनरिलीविंग प्रेशर आपके पास करता है. द प्रेशर कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. प्रेशर आपके पास आउटसाइड द बॉडी से आता है. प्रेशर स्लो द ब्लड फ्लो टू एन एरिया विच लीड्स टू टिश्यू डेथ. प्रेशर क्या करता है, कम करता है ब्लड फ्लो को टू एन एरिया, एक जगह को, विच लीड्स, जो लीड्स करता है टू टिश्यू डेथ और डेथ की तरफ. क्योंकि वहाँ पे आपके पास जब प्रेशर आता है, प्रेशर की वजह से वहाँ पे ब्लड आपके पास कोलेप्स होते हैं, फिर ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. जब ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलते हैं तो वहाँ आपके पास इस्कीमिया होता है, निक्रोसिस, तो उसकी वजह से आपके पास डेथ हो जाती है. कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर, कौन कौन सी साइट है जहाँ पे प्रेशर अल्सर ज़्यादा डेवलप हो सकता है. नंबर 1 आपके पास सुपाइन पोजीशन पे जब आप हो, हील्स में हो सकता है, सेक्रम में हो सकता है, एल्बो में हो सकता है, स्केपुला में एंड बैक ऑफ द हेड में हो सकता है. अब आपको इसमें आस्पी में भी आ सकता है. ये पोजीशन आपको आस्पी में आ सकता है कि ये पोजीशन आपको देते कि इसकी जगह नाम लिखो. फॉर एग्जांपल इस तरह हेड, शोल्डर, एल्बो, बटक्स, हील्स एंड टो. ये आपके पास सुपाइन पोजीशन में इस जगह पे आपके पास हो सकते हैं. लेकिन डिटेल से अगर हम पढ़ लें फिर आपके डिटेल से जो को बताए, सेक्रम, बटक पे नहीं लिखना है, फिर आपने सेक्रम एरिया लिखना है. होप यू अंडरस्टैंड. इस तरह के आपको डार्ट्स आएंगे, फिर डार्ट्स को अपने नाम लिखने हैं ऑस्पी में. कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर इन लेटरल पोजीशंस, मेलस, मिडिल एंड लेटरल आपके पास है. नी, मिडिल एंड लेटरल्स, कंडाइल आपके पास है. ग्रेट ट्रोक्नेटर्स आपके पास हैं. इलियम्स, शोल्डर्स, ईयर, पैराटल एंड टेम्पोरल बोन्स. आप लेटरल साइड पे आपके पास ये चीज़ें हैं, तो इसमें आपके पास कौन कौन सी जगह पे बेड सोर हो सकती है. तो चलो लेट्स सी द इमेज. ये लेटरल साइड पे ईयर, शोल्डर, एल्बो, हिप्स, थाई, लेग्स एंड हील. ये आपके पास मोस्ट कॉमन साइड है लेटरल साइड पे. कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर प्रोन पोजीशन में कौन कौन से हैं. टो आपके पास है फिलिंजिस, नी, पटेला, जेनिटेलिया मेंस, ब्रेस्ट वोमेंस, शोल्डर एक्रोमिनल प्रोसेस, चिक एंड ईयर, जाइगोमेटिक बोन्स. ये आपके पास प्रोन पोजीशन में होता है. लेट्स सी. ये आपके पास प्रोन पोजीशन में एल्बो है, चिन है, हेड है, चेस्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल, नी एंड टो. ये आपके पास प्रोन पोजीशन में. तो ये भी आप लोगों को आस्पी में आ सकते हैं कि इसको अपने डार्ट्स आपको दिए हैं कि इसके नाम लिखो कि प्रोन पोजीशन में किस किस जगह पे बेड सोर होती है. तो इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और इसको आप लोगों ने याद करना है. कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर्स, फाउलर पोजीशंस, हील्स, कैल्किनियस वुंड है आपके पास, पेल्विक्स, ईशल ट्यूबरोसिटी, सैक्रम्स, वर्टेब्रा. ये आपके पास फाउलर पोजीशन में. लेट्स सी द फाउलर पोजीशंस. बैक ऑफ द हेड, शोल्डर्स, बैक इज लोअर, सैक्रम्स एंड ईल. फाउलर पोजीशन में ये आपके पास बेड सोर हो सकते हैं. एटियोलॉजी ऑफ प्रेशर अल्सर. एटियोलॉजी क्या है, एटियोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं. Etiology of pressure ulcer. Pressure ulcer are due to localized ischemia and deficiency in blood supply to the tissue. The tissue is compressed between the two surfaces, usually the surface in the bed and the bony skeletons, with greater than 32 mm of pressure. As a result, the tissue deprived of oxygen and then nutrients, and consequently the tissue dies. Reactively, हाइपरीमिया, वेजोडाइलेशन. अब इसमें क्या होता है
कि जब एक बूनी पॉइंट से उस पर आप कंटिन्यूसली फोर्स डालते हो जब फोर्स डालते हो, अगर फोर्स आपके पास 32 mm ऑफ प्रेशर से ज़्यादा होता है, 32 mm ऑफ प्रेशर आपको MCQs में आ सकता है। उससे अगर ये प्रेशर आपके पास ज़्यादा होता है, रिजल्ट भी क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। जब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे टिश्यू की डेथ होती है। तो ये आप लोगों ने एटियोलॉजी याद रखनी है। जैसे कि हमने एटियोलॉजी में पढ़ा कि जहाँ पे आपके पास सरफेस में 32 mm ऑफ प्रेशर होता है, उसकी वजह से आपके पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। जब नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे आपके पास टिश्यू की डेथ होगी, तो उसकी वजह से हमारे पास अल्सर बन जाता है। अब इसमें हमारे पास रेस्ट फैक्टर है, आपके पास दो है। रेस्ट फैक्टर आपके पास इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है? कॉमनली हमारे पास इंट्रिंसिक मीन्स बॉडी के अंदर, बॉडी के रिलेटिव, एक्सट्रिंसिक आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। आई मीन्स इनसाइड द बॉडी, ई मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इंट्रिंसिक में आपके पास माल न्यूट्रिशन आपके पास आता है। माल न्यूट्रिशन मीन्स खुराक की कमी हो, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी कमज़ोर होती है, तो उसमें बेड सोर की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से उसका स्किन ड्राई होता है। जब ड्राई होता है वो प्रोन होता है किस चीज़ के लिए, बेड सोर के लिए। एज उसका 70 ईयर है। डिक्रीज मोबिलिटी, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। इंक्रीज टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एक्सेसिव प्रेस्पायरेशन, उससे पसीना भी ज़्यादा निकलता है। यूरिन्स फेकल इनकॉन्टिनेंस उसको होता है। डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, उसके सेंसरी परसेप्शंस भी ज़्यादा होते हैं। अब इसमें आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्यों होता है? डिक्रीज मोबिलिटी। मोबिलिटी डिक्रीज का मतलब ये है कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता है। बेडरिडन पेशेंट है, मूवमेंट नहीं कर सकता, इसलिए उसको हम डिक्रीज मोबिलिटी कह सकते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्सेसिव प्रेस्पायरेशन, उससे बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। यूरिन्स फेकल इनकॉन्टिनेंस, यूरिन और फेकल इनकॉन्टिनेंस होती है, मीन्स उससे यूरिन और फेकल जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, उसके सेंसरी परसेप्शन कम होते हैं, उसको किसी चीज़ की सेंसेशन नहीं होती है। अल्टर मेंटल स्टेटस, उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं होता है। एम्पेयर सर्कुलेशंस, उसकी सर्कुलेशन एम्पेयर होती है। इलनेस, वो बीमारी हो, कौन कौन सी बीमारी हो, क्रॉनिक बीमारी हो। क्रॉनिक बीमारी कौन कौन से आते हैं, मैलिग्नेंसी। अब कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर आपके पास कौन सा कैंसर है, जो पूरे बॉडी में फैलता है, उसको हम मैलिग्नेंसी कहते हैं। डायबिटिक आपके पास है, शुगर लेवल उसका है। स्ट्रोक है आपके पास। नमूनिया आपके पास है। हार्ट फेलियर आपके पास है। सेप्सिस है। हाइपोटेंशन है। रेनल फेलियर्स आपके पास हैं। एनीमिया है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, उसके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो ये सब आपके पास इलनेस में आ सकते हैं। अब एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर आपके पास क्या है, प्रेशर है, शेयरिंग है, फ्रिक्शन है एंड मॉइस्चर है। तो ये आपके पास क्या है, एक्सट्रिंसिक फ्रिक्शन है। उसमें प्रेशर्स, बॉडी जितनी वेट ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा प्रेशर होगी, इतना ज़्यादा रेस्ट होगा किस चीज़ में, बेडसोर में। शेयरिंग मीन्स बॉडी को उसके साथ शेयर होता है बेड के साथ। फ्रिक्शन उसके बीच में आ जाता है, बेडशीट एंड बॉडी के बीच में। मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा पसीना होता है। तो उन सब की वजह से आपके पास क्या होता है, पुअर लिफ्टिंग्स एंड ट्रांसफर टेक्निक्स आपके पास साथ साथ में होते हैं। पुअर लिफ्टिंग मीन्स एक जगह से मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट करना, ट्रांसफर, एक बेड से दूसरी बेड को ट्रांसफर करना, बेड से स्ट्रेचर को ट्रांसफर करना, बेड से व्हील चेयर को ट्रांसफर करना, ये सब उसमें आते हैं हमारे पास। पुअर तरीके से अगर हम करते हैं तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपके पास पोजीशन, एक पोजीशन पे हम मरीज को नहीं रखते हैं तो उस पोजीशन की वजह से हो सकता है हार्ट सपोर्ट सरफेस, उसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, तो उसकी वजह से भी बेड सोर की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर आपके पास कौन कौन से हैं, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल डेप्थ ऑफ टिश्यू डैमेज देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ अल्सर आपके पास हैं। स्टेज 1 आपके पास है, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ये आपके पास डिफरेंट स्टेजेस है आपके पास किस चीज़ के, अल्सर के। इन 2007 2 new stages were added, suspected deep tissue injury and unstable। दो अपने पास न्यू स्टेजेस ऐड हुए, तो आपके पास कौन कौन से, लेट्स सी हम एक एक स्टेजेस को पढ़ते हैं।
स्टेज 1 प्रेशर अल्सर आपके पास क्या है? स्किन इज इंटेक्ट एंड शो अ नॉन ब्लेंचेबल लोकलाइज रेडनेस और एरिथमिया और अ बोनी prominence. Redness remain after pressure is related. Sign and symptoms may include pains, frames soft, warm or cool compared to adjacent tissue. Epidermis involves only the epidermal layer of the skin. ये आपके पास क्या है? Epidermal layer of the skin. स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर. स्टेजेस हमारे पास कौन है? स्किन इंटेक्ट and showing a non-bleachable localized redness, erythema, or the bony prominence. Redness remain after pressure is related. The sign and symptom may include pains, frames, soft, warm, or cool compared to adjacent tissue. Epidermis involves only the epidermal layer of skin. अब प्रेशर अल्सर आपके पास क्या है? स्किन इज इंटेक्ट. स्किन आपके पास क्या है? इंटेक्ट है. एंड शो अ नॉन ब्लीचेबल लोकलाइज रेडनेस. ये आपके पास शो करता है नॉन ब्लीचेबल लोकलाइज रेडनेस और द पूनी प्रोमिनेंस. लेकिन जब हम प्रेशर उससे हटाते हैं तो तब भी उसके पास स्किन से ऊपर आपके पास जो ज़ख़म है, सही है, जो निशान है रेडनेस, वो आपके पास नज़र आएगी. कॉमनली हम जहाँ से प्रेशर हटाते हैं तो निशान ख़त्म होता है, लेकिन स्टेज 1 में ये निशान ख़त्म नहीं होगा. इट्स इन्वॉल्व ओनली द एपिडर्मल लेयर. एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसमें क्या होता है? रेडनेस होती है और ये पास कौन है इन्वॉल्व करता है? ओनली द एपिडर्मल लेयर. दूसरे एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकता है इसमें वार्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है. सही, वार्म तब होगा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है. कूल तब होगा जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे ही कूल होता है. ये आपके पास स्टेज 1 है. ये देख लो, रेडनेस आपके पास है स्टेज 1. अगर इस तरह के पिक्चर आया आसमी में तो आप उसको स्टेज 1 लिखोगे रेडनेस को. नेक्स्ट आपके पास स्टेज 2 है. अ पार्शियल thickness wounds, superficial break in the epidermis or partial thickness, loss of dermis, present as a shiny or dry shallow ulcer without slug or bruising. In this stage or ulcer may be referred as blister or abrasion and should not be used to describe skin tears, tapes, burns, perineals, dermatitis, macerations and excoriations. Bruisings indicate suspected deep tissue injury. अब आपके पास पार्शियल थिकनेस ऑफ वुंड आता है. इसमें सुपरफिशियल ब्रेक ऑफ द स्किन होता है, पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मस. कभी कभी डर्मस लॉस भी होता है, कभी कभी डर्मस होता है, लेकिन वहाँ पे एक ब्लेस्टर बनता है. सही. ये आपके पास ड्राई शेलो अल्सर भी हो सकता है विदाउट स्लग और ब्रूजिंग. स्लग और ब्रूजिंग नहीं हो सकता है. या ये आपके पास ब्लेस्टर और एब्रेजन भी हो सकता है. लेकिन एक बात आपने उस बीच में याद रखना है, स्किन टियर, टेप बर्न्स, पेरिनियल डर्माटाइटिस, मेस्कुलेशन और एक्सुस्कुरेशंस ये नहीं होंगे. शुड नॉट बी यूज फॉर डिस्क्राइब स्किन टियर. स्किन टियर के लिए हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. टेप बर्न्स है तो उसके लिए भी हम इस डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. मीन्स एक स्किन है उसके ऊपर गर्म पानी गिरा हुआ है तो जल गए, तो उसको भी हम अल्सर में काउंट नहीं कर सकते हैं. पेरिनियल डर्माटाइटिस, पेरिनियल में आपके पास डर्माटाइटिस है, स्किन इन्फेक्शन है. पेरिनियल मीन्स जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस जगह को हम पेरिनियल कहते हैं, तो उसको भी हम इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं. ब्रूजिंग इंडिकेट सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी. ब्रूज अगर आपके पास है, ब्लूइश कलरेशन है, तो इट्स मीन्स आपके पास सस्पेक्ट करते हैं हम कि डीप टिश्यू इंजरी है. लेकिन आप लोगों ने डिजीज को स्टेज के साथ, अल्सर के साथ कंपेयर नहीं करना है. जिस तरह आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि अगर टेप बर्न्स हो, पेरिनियल डर्माटाइटिस हो, तो ये क्या ये आपके पास स्टेज 2 अल्सर हो सकता है? नो, ये आपके पास डिजीज है, ये अलग चीज है. ये बात आप लोगों ने याद रखनी है. ये आप लोग देख लीजिए, आपके पास स्टेज 2 है. क्लियरली आप लोगों को नजर आता है. स्टेज 1 में जस्ट रेडनेस था, इसमें जो ऊपर लेयर है कि किसी जगह से जो एपिडर्मिस है वो लेयर नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा है. ये आपके पास सेक्रम एरिया है बटक पे. स्टेज ऑफ द अल्सर 3 कौन सा है? स्किन ब्रेक्स विद डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट्स डाउन टू सबक्यूटेनियस लेयर, फुल थिकनेस स्किन टिश्यू लॉस,
Subcutaneous fats may be visible, but bones, tendons, or muscle are not exposed. Slough may be present, but does not obscure the depth of the tissue loss. May includes underminings and टनलिंग्स एपिडर्मस डर्मस सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व। अब स्टेज 3 में आपके पास सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होंगे, ये बात याद रखनी एमसीक्यूज में अगर आ गए आप लोगों को कि स्टेज 3 में आपके पास सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाता है तो इसमें क्या होता है आपके पास कॉमनली डीप टिश्यू इंजरी आपके पास है, ये सबक्यूटेनियस लेयर तक पहुंच जाती है। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपके पास, फुल थिकनेस स्किन है, टिश्यू लॉस होते हैं इसमें। सबक्यूटेनियस टिश्यू में बी विजिबल बट बोन्स टेंडरस और मसल आर नॉट एक्सपोज। इसमें मसल बोन टेंडरस वगैरह एक्सपोज नहीं होते, जस्ट आपके पास कहाँ तक जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाता है। में इंक्लूड अंडरलाइनिंग टनल, ये आपके पास एक सुराख की तरह होता है, सही। एपिडर्मस डर्मस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकते हैं कौन कौन से लेयर ऑफ द स्किन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एपिडर्मस डर्मस एंड सबक्यूटेनियस। लेट्स सी इन पिक्चर, ये आपके पास है, देख लो येलो कलर जो आपके पास ये आपके पास सबक्यूटेनियस टिश्यू है, तो ये आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। स्टेज 4 pressure ulcer. Stage 4 pressure ulcer, skin breaks with deep tissue involvement down to the bones, tendons or muscle. Full thickness tissue loss with exposed bones, tendons and muscle. Slough and eschar may be present on some parts of the wound's beds. Often include underminings and tunneling. Stage 3 and stage 4 are considered full thick wounds. अच्छा अब स्टेज 3 और स्टेज 4 कभी कभी कुछ लोग उसको दोनों को सेम लेते हैं, सही। तो इसलिए ये आपके पास डीप टिश्यू इंजरी है, तो इसमें फ़र्क सिर्फ ये कि इसमें आपके पास मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और बोन्स भी आपको कभी कभी नज़र आ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होते तो फिर आपको बोन्स भी क्लियरली नज़र आ जाता है, समझ आ गई। लेकिन इसमें क्या होता है, मसल इन्वॉल्व होते हैं, इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके अंदर पस होता है, स्लग्स होता है, तो ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। जस्ट आप लोगों ने डिफरेंशिएट ये करना है कि स्टेज 4 में आपके पास टेंडरनेस मसल एंड बोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। स्टेज 4 में आपने ये याद रखना है कि उसमें आपके पास टेंडर मसल्स एंड बोन नज़र आते हैं। अब लेट्स सी हम पिक्चर में इसको हम देखते हैं कि पिक्चर में आपके पास कैसा है। ये हमारे पास स्टेज 4 है, तो स्टेज 4 में आप लोगों को क्लियर नज़र आता है कि आपके पास जो नीचे है बोन्स आपके पास नज़र आ जाते हैं, स्किन है, फैट्स है, मसल है एंड बोन्स है, ये आपके पास नज़र आ जाते हैं। इस तरह की इमेज आए तो इसको आप लोग स्टेज 4 लिखोगे। आसपी में इस तरह की इमेजेस आ सकते हैं। स्टेज ऑफ प्रेशर अनस्टेजेबल आपके पास है फुल थिकनेस टिश्यू लॉस इन विच बेस ऑफ द अल्सर इज कवर्ड बाय स्लॉग yellow, gray, green or browns. In eschar, brown or blacks into the wound beds. The slug or eschar must be removed before the true stage can be determined. Unstageable उसके वर्ड से पता चलता है। Unstageable मीन्स उसका स्टेज का पता हमें नहीं चलता है, तब तक हमें उसका स्टेज का पता नहीं चलता है जब तक हमको उसने उसके ऊपर से एक लेयर हटाया नहीं होता है, जब तक हमने उसको साफ़ नहीं किया तब तक हमें उसके लेयर का पता नहीं चलता है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अनस्टेजेबल अल्सर हम कहते हैं। अब पिक्चर में हमें नज़र आ जाता है उसके ऊपर येलो, ग्रे, ग्रीन और ब्राउन, ईस्कर ब्राउन, ब्लैक्स आपके पास एक लेयर होता है। उस लेयर ने क्या कहते हैं, उसके अंदर पस होता है, उसके अंदर पस होता है, लेकिन उसने हमें नीचे हमें दिखाई नहीं देता कि उसके अंदर कहाँ तक ये अल्सर है। बाकी में आपके पास स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में आपके पास ओपन वुंड होता है। इसमें ओपन वुंड नहीं होता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है। लेट्स सी, हाँ ये देख लो ब्लैक लेयर उसके पास है, तो इसके अंदर आपके पास जहाँ तक आपके पास बेडसोर है हमें पता नहीं चलता है जब तक हमने उसकी लेयर को हटाया नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको अनस्टेजेबल बेडसोर कह सकते हैं। सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी इज DTI, suspected deep tissue injury. It is purple or maroon localized area of discoloration and tech skins or blood filled bluster because of damage
to underlining soft tissue, level of tissue necrosis is suspected to be deep. इसमें क्या होता है, आपके पास पर्पल या मेरून लोकलाइज एरिया होता है, उसमें आपके पास ब्राउन ग्रीन उसमें था, लेकिन इसमें आपके पास पर्पल या मेरून होगा। स्किन इसमें इंटैक्ट होता है, सही है, लेकिन फेड होता है एक ब्लस्टर से, एक ब्लस्टर से फेड होता है, और जो आपके पास अनस्टेजेबल था उसमें ऊपर एक लेयर होता है, और इसमें क्या होता है, एक ब्लस्टर होता है। उसमें अंडरलाइनिंग टिश्यू का पता हमें नहीं चलता है कि किस तरह कहाँ तक आपके पास है, लेकिन हमें सस्पेक्ट करते हैं कि डीप टिश्यू इंजरी इसमें है। लेट्स सी इन इमेज। हाँ, इमेज आप देख लो, यहाँ पे आपके पास हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसमें डीप टिश्यू इंजरी है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि कहाँ तक है। लेकिन उसमें हम ये भी सस्पेक्ट करते हैं कि स्किन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। रिस्क असेसमेंट आपके पास है। सेवरल स्केल एग्जिस्ट टू असेस द पेशेंट एट रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपिंग। द नॉर्टन स्केल आपके पास है, ब्रेडन स्केल आपके पास है, वाटरलो स्केल आपके पास है। बिसाइड दिस वी यूज़ पुश 3.0 टूल्स फॉर मॉनिटरिंग अल्सर हीलिंग। P means pressure, U means ulcer, S means scale for healing। अभी आपके पास नॉर्टन स्केल है, ब्रेडन स्केल है एंड वाटर लो स्केल है। ये स्केल आप लोगों को आसपी में भी आ सकते हैं और आप लोगों से पूछते भी हैं, तो इसलिए स्केल पे आप लोग अपनी कंसेप्ट क्लियर कर लो। लेट्स सी नॉर्टन स्केल। ये आपके पास नॉर्टन स्केल है। फिजिकल कंडीशन इसमें हम देखते हैं, अगर फिजिकल कंडीशन मरीज का अच्छा है तो उसको हम 4 देंगे, कमज़ोर है फेयर है तो 3 देंगे, पुअर है 2 देंगे, वेरी बैड है तो 1 देंगे। मेंटल कंडीशन एलर्ट है 4 देंगे, एपैथिक खामोश है तो 3 देंगे, कंफ्यूज है तो उसको 2 देंगे, स्टॉपरस मीन्स सही बात नहीं कर सकता, एक बात करता है फिर खामोश होता है तो उसको हम 1 देंगे। एक्टिविटीज़ एम्बुलेंट है, सही है, एम्बुलेंट मीन्स खुद चल सकता है तो उसको 4 है। वॉक विद हेल्प, हेल्प के साथ वॉक करता है तो उसको 3 देंगे। चेयर पे वो चलता है, व्हील चेयर पे, तो उसको हम 2 देंगे। बेड पे है तो उसको हम 1 देंगे। मोबिलिटी में हम देखते हैं फुल मोबाइल मीन्स रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट, तो उसको हम 4 देंगे। रेंज ऑफ मोशन स्लाइडली इम्पेयर तो उसको हम 3 देंगे। वेरी लिमिटेड है तो उसको हम 2 देंगे। एम मोबाइल है तो उसको हम 1 देंगे। इनकॉन्टिनेंस नॉन है तो उसको हम 4 देंगे। ओकेजनली कभी कभी उससे यूरिन पास होता है या स्ट्रू पास होता है, उसको हम 3 देंगे। यूजुअली यूरिन पास करते हैं उसको हम 2 देंगे। यूरिन एंड फीकल दोनों पास होते हैं उससे बेटे तो उसको हम 1 देंगे। अब ग्रेटर देन 18 होगा तो लो रिस्क होगा। इन सब को हम काउंट करते हैं 20 है। अगर ग्रेटर देन 18 होता है तो लो रिस्क होता है, बिटवीन 14 टू 18 होता है तो मीडियम रिस्क होता है, बिटवीन 14 टू 10 होता है तो हाई रिस्क होता है, लेस देन 10 होता है तो आपके पास वेरी हाई रिस्क होता है। तो इससे आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि वेरी हाई रिस्क आपके पास कहाँ पे होगा, कब होगा। लेस देन 10 होगा आपके पास कहाँ पे, नॉर्टन स्केल में। अब नॉर्टन स्केल में कौन कौन से कंपोनेंट है, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, एक्टिविटी, मोबिलिटी, इनकॉन्टिनेंस। 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन में 4 मार्क्स है, टोटल तो आपके पास 20 मार्क्स है। 20 में अगर आप 18 मार्क्स लेते हैं तो लो रिस्क होता है। 14 टू 18 लेते हैं तो आपके पास मीडियम रिस्क होता है। 10 टू 14 लेते हैं तो आपके पास हाई रिस्क होता है। 10 से कम होगा तो वेरी हाई रिस्क होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखते हैं नॉर्टन स्केल्स को। ये सेम एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ये आस्क में भी आप लोगों को आ सकते हैं। ये भी आपके पास नॉर्टन स्केल से दोबारा मैंने स्लाइड में डाला है इसलिए कि आप लोगों को आसानी से समझ आए। ओवर 18 लो रिस्क है, बिटवीन 18 एंड 14 मीडियम रिस्क है, बिटवीन 14 एंड 10 हाई रिस्क है, बिटवीन 10 लेस देन 10 आपके पास वेरी हाई रिस्क है। अब इसमें फिजिकल कंडीशन आप मरीज से पूछते देखते हैं हम। फिजिकल गुड 4, फेयर 3, पुअर 2, वेरी बैड 1 मार्क्स देंगे। जिस तरह प्रीवियसली हमने कहा तो ये आपके पास भी उसी तरह है। एक नज़र देख लो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और इसको अपने रूम में आप लोग इसको लिखो डेली। आप इसके नज़र आप पड़ेगा तो आप लोगों को ये याद रहेगा, अदरवाइज ये आप भूल जाओगे। फिर आप लोगों को आसपी में ये मोस्टली आ सकता है और इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ब्रेडन स्केल आपके पास है। ब्रेडन स्केल आपके पास सेंसरी परसेप्शन से इट मेजर द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स मीनिंगफुलनेस टू प्रेशर्स रिलेटेड डिस्कम्फर्ट। क्या कहता है आपके पास सेंसरी परसेप्शन हम देखते हैं। कंप्लीटली लिमिटेड है 1 मार्क्स देंगे, वेरी लिमिटेड 2 देंगे, स्लाइटली लिमिटेड 3 देंगे, नो एम्पेयरमेंट है तो 4 देंगे। मॉइस्चर देखेंगे बॉडी पे कितना पसीना आ जाता है, कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर है तो 1 देंगे, वेरी मॉइस्चर है 2 देंगे, ओकेजनली मॉइस्चर है तो 3 देंगे, रेयरली मॉइस्चर है तो उसको 4 देंगे। इट्स मीन्स कांस्टेंट मॉइस्चर मीन्स कंटिन्यूस वो पसीने में होता है। वेरी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसीने में है, ओकेजनली कभी कभी पसीना होता है, कभी कभी वो नॉर्मल होता है। रेयरली मॉइस्चर होता है आपके पास। एक्टिविटी आपके पास क्या है,
डिग्री ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके पास है। बेड फास्ट हम करते हैं, चेयर फास्ट आपके पास है, वॉक ओकेजनली, वॉक फ्रिक्वेंटली। अगर वॉक फ्रिक्वेंटली करते तो 4 मार्क्स दे दो, कम कम वॉक करते हैं तो उसको मीन्स कभी कभी वॉक करते हैं उसको हम 3 मार्क्स देते हैं। चेयर पे वो घूमता फिरता है तो उसको हम 2 मार्क्स देते हैं। खुद वो घूमता फिरता है, नहीं घूम सकता है, बेड पे पड़ा हुआ है तो उसको हम 1 देंगे। मोबिलिटी इसमें भी चेक करते हैं, नो लिमिटेशन कोई मोबिलिटी उसको हम 4 देंगे, स्लाइटली लिमिटेड है तो 2 3 देंगे, वेरी लिमिटेड है तो 2 देंगे, और कम्प्लीटली इमोबाइल है तो उसको हम 1 मार्क्स देंगे। न्यूट्रिशन उसमें हम देखते हैं खुराक उसका किस तरह है, वेरी पुअर है 1 देंगे, प्रॉबली इंक्वायर्ड इनएडिक्वेट है कम है तो उसको हम 2 देंगे, एडिक्वेट काफ़ी है तो उसको हम 3 देंगे, एक्सीलेंट है तो उसको हम 4 देंगे। फ्रैक्शन एंड शेयरिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें हमारे पास नो अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं है स्किन रब की तो उसको हम 3 देंगे, पोटेंशियली स्किन रब की प्रॉब्लम है तो उसको हम 2 देंगे, और आपके पास 1 भी हम उसको देते हैं जब उसको कम्प्लीटली प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट में भी हम देखते हैं, ये इसमें ये आप लोग देख लो, ब्रेड एंड स्केल आपके पास है। जिस तरह प्रीवियस में हमने डिस्कस किया तो वही चीज़ें इधर भी लिखी। इसमें टोटल आपके पास 23 है, स्कोर कितना है 23। ये देख लो, ब्रेड में सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर्स, फिजिकल्स, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फ्रैक्शन एंड शेयरिंग हम देखते हैं। स्कोर 18 प्लस होगा तो आपके पास लो रिस्क होगा, 15 से 18 आपके पास माइल्ड रिस्क हैं, 13 से 14 आपके पास मॉडरेट रिस्क हैं, 10 to 12 आपके पास हाई रिस्क है, 10 से बिलो हो गए तो वेरी हाई रिस्क है आपके पास है। तो ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और फ्रैक्शन शेयरिंग में आपके पास 1 2 3 है, ये भी आप लोगों ने याद रखने, इसको आप लोगों ने याद रखो, अपने साथ लिखो, क्योंकि इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ब्रेड एंड स्केल क्या है, इसमें हम सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, फिजिकल एक्टिविटीज़, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रैक्शन एंड शेयरिंग देखते हैं। 6 चीज़ें हम देखते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं 23। अगर 18 से कम होगा तो लो रिस्क होगा, 18 से अबव होगा तो नो रिस्क होगा, कोई रिस्क नहीं है। लेट्स सी, आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। वाटर लो स्केल आपके पास है, वाटर लो प्रेशर इन अल्सर प्रिवेंशंस ट्रीटमेंट्स पॉलिसी आपके पास इसमें भी दी है, सही है। 10 पे आपके पास होगा, 10 प्लस होगा 8 रिस्क पे होगा, 15 प्लस होगा तो हाई रिस्क पे होगा, 20 प्लस होगा तो वेरी हाई रिस्क पे होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें भी हमारे पास हम मल्टीपल चीज़ें हम देखते हैं। ये देख लो, ये इसमें आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। वाटर लो प्रेशर अल्सर्स की प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट पॉलिसी भी इसमें दिए हैं। इसमें अगर हम देख लें वेट के हिसाब से, पहले हम वेट देखते हैं, बीएमआई हम देखते हैं, 20-24 है, सही है, तो आपके पास एबव एवरेज है। बीएमआई आपके पास 20-29 है, 30 है, बिलो एवरेज है। मीन्स वेट जितने ज़्यादा हो इतने ज़्यादा रिस्क इसमें होगा। हेल्दी को हम 0 देंगे, टिश्यू पेपर 1 देंगे, ड्राई 1 देंगे, ग्रेड 2 से 4 हम देते हैं। फिर मेल फीमेल को भी हम उस एज हिसाब से हम उसको स्केल देते हैं, सही। मेल है तो 1 देंगे, फीमेल है तो 2 देंगे। 14 to 49 है 1 देंगे, 50 to 64 एज उसको हम 2 देंगे, 65 to 74 उसको हम 3 देंगे, 70 to 80 उसको हम 4 देंगे, 80 प्लस है तो उसको हम 5 देते हैं। वेट के हिसाब से हम इसको देखते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंस यूरिन के हिसाब से हम देते हैं, मोबिलिटी के हिसाब से हम देखते हैं। पहले हम वेट स्किन टाइप्स के हिसाब से कंटिन्यूस इन मोबिलिटी, इसमें हमारे पास 4-5 चीज़ें हम देखते हैं, सही। इस 5 चीज़ों के हिसाब से हम इसको मजे करते हैं। फिर आपके पास स्पेशल रिस्क आपके पास है, न्यूट्रिशन है, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है, मेजर सर्जरी है, तो उसको भी हम मार्क्स देते हैं। लेकिन कम लेवल के पास 10 होगा तो रिस्क पे होगा, 15 हो हाई रिस्क पे होगा, 20 हो तो वेरी हाई रिस्क पे होगा। तो ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। इसको भी आप लोगों ने प्रिंट करना है, अपनी दीवार पे लगाना है, सोते वक्त आपने इसको देखना है। प्रेशर अल्सर मैनेजमेंट में आपके पास प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हमारे पास होते हैं। प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। प्रिवेंशंस, बेड सोर्स आर easier to prevent than the treat all the wounds and develops in spite of the most scrupulous care. It is possible to prevent them in many cases.
पोजीशन चेंज, स्किन इंस्पेक्शन, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंज, यूज़, प्रिवेंशन, रिलीविंग डिवाइस। इसमें हम पोजीशन चेंज करते हैं। एक एक को अब हम पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सा जो है कितना इम्पोर्टेंट है। पोजीशन चेंज, चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली एंड कॉन्स्टेंटली इज़ क्रूशल टू प्रिवेंट बेड सोर। अगर हम पोजीशन फ्रिक्वेंटली और कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं तो इट्स मीन्स ये क्रूशल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बेड सोर हमारे पास डेवलप ना हो जाए। एक्सपर्ट एडवाइस शिफ्टिंग पोजीशन अबाउट 15 मिनट्स दैट यू आर इन व्हीलचेयर। अगर आप व्हीलचेयर पे हो तो आपने 15 मिनट बाद अपनी पोजीशन को चेंज करना है, लेकिन अगर आप बेड पे हो तो आपने 2 आवर अपनी पोजीशन चेंज करनी है, इवन अगर आप नाइट पे क्यों ना हो। ये नहीं देखेंगे हम कि डे है या नाइट है, लेकिन आपने 2 आवर पोजीशन उस पेशेंट का चेंज करना है, नाइट में हो या डे में हो। रूल्स ऑफ 30, रिपोजिशन बेड पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ 30। रूल ऑफ 30 आपने यूज़ करनी है। हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड मोर देन 30 डिग्री, हेड ऑफ द बेड आपने 30 डिग्री से ऊपर करना है। प्लेस द बॉडी इन 30 लेटरली इन साइक्लिंग पोजीशन, बॉडी को भी आपने 30 पोजीशन पे रखनी है। हिप्स एंड शोल्डर को भी आपने 30 पोजीशन पे रखनी है। सपोर्ट विद पिलो एंड वेज, आपने पिलो के साथ उसको सपोर्ट करना है। ये देख लो, ये आपके पास रूल ऑफ 30 पोजीशन है। रूल ऑफ 30 पोजीशन आप लोगों से आस्क में भी पूछ सकते हैं और आप लोगों को एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि रूल्स ऑफ 30 में आपके पास पेशेंट्स के रूल्स कौन कौन से होते हैं। इसमें रूल्स दिए थे या ये सब आपके पास रूल्स ऑफ 30 में है, कौन सा इसमें नहीं, एक्सेप्ट कौन सा है नहीं है। स्किन इंस्पेक्शन हम डेली करते हैं। जब आपकी शिफ्ट चेंज होती है दिन में 2 दफ़ा कम से कम आपने करनी है स्किन की इंस्पेक्शन। अगर 2 शिफ्ट है 3 शिफ्ट है तो 3 दफ़ा आपने स्किन की इंस्पेक्शन करनी है। डेली स्किन इंस्पेक्शन फॉर प्रेशर अल्सर एंड स्किन केयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। इससे प्रिवेंशन होती है। अगर आप उसकी इंस्पेक्शन करते हो, वहाँ पे रेडनेस होती है तो इट्स मीन स्टेज 1 में होता है, तो अर्ली हम उसकी केयर स्टार्ट करेंगे तो स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 में वो नहीं जाएगा, अर्ली वो प्रिवेंट होगा। न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन वगैरह हम मरीज़ को देंगे। अ हेल्दी डाइट इज़ इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंशन स्किन ब्रेकडाउन एंड इन वूंड हीलिंग। स्किन ब्रेकडाउन से और वूंड हीलिंग दोनों के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन की नीड होती है। एडिक्वेट हाइड्रेशन टू मेंटेन द स्किन, एडिक्वेट हाइड्रेशन हम करेंगे कि स्किन को हम मेंटेन करें। कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन एंड आयरन इज़ बिलीव्ड टू बी अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रिस्क फैक्टर है कि अल्सर हमारे पास डेवलप हो जाए। इनएडिक्वेट इनटेक आपके पास होता है कैलोरीज के, प्रोटीन्स के, विटामिन के एंड आयरन के। लाइफस्टाइल चेंज होता है कि बाद क्विटिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग को आपने छोड़ना है। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, इम्प्रूव सर्कुलेशन, एक्सरसाइज आपने करना है, इम्प्रूव करना है अपनी सर्कुलेशंस को। प्रेशर रिलीविंग डिवाइस आपने यूज़ करनी है, सच एज एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस। एयर मैट्रेस भी आपके पास होता है, वाटर मैट्रेस भी आपके पास होता है। सो प्रिवेंशन बिकॉज अनलोकन प्रेशर रिडक्शन, स्किन केयर, इम्प्रूव जनरल कंडीशन। स्किन केयर और इम्प्रूव करते हैं हम जनरल कंडीशन में। अब अगर आपने इसको बचाना है उसके पाँव को या उसके हाथ को, तो ग्लव्स के अंदर हम पानी डाल के वो भी हम रख सकते हैं। सही है। अगर आपके पास एयर मैट्रेस की सहूलत नहीं है तो उसको भी हम हैंड और फीट के लिए वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी आपके पास क्या है, एयर मैट्रेस है आपके पास है। एयर मैट्रेस हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, बेड के अंदर भी फिट भी आ सकता है कंपनी की से, और बाहर भी हम ख़रीदते हैं वो भी हम रख सकते हैं। वाटर मैट्रेस भी हम रख सकते हैं। बाकी आपके पास रिलीविंग फैक्टर जो है ये पिलो वगैरह भी हम रख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर आपके पास क्या है, चेंज पोजीशन ऑफन, अक्सर हम क्या करेंगे पोजीशन हम चेंज करेंगे 2 हावरली। यूज़ सपोर्ट सरफेस, एयर मैट्रेस हम यूज़ करेंगे, या सॉफ्ट हार्ड सरफेस हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। क्लीनिंग, सफाई का हम ख्याल रखेंगे। कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस, अगर यूरिन पास करता है तो उस टाइम आपने साफ़ करना है। स्टूल पास करते हैं उस टाइम हमने उसको ड्राई करना है और साफ़ करना है। ये नहीं कि स्टूल उसने पास किए 3 घंटे बाद और उसको साफ़ करते तो उससे क्या होता है, बेडसोर की चांसेस ज़्यादा होती है। रिमूविंग ऑफ डैमेज टिश्यू, डिब्राइडमेंट, डिब्राइडमेंट किसको कहते हैं कि जब हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी के थ्रू हम रिमूव करते हैं जो आपके पास डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू हम जब रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक तो ये पता चलता है कि वुंड कितना है, दूसरा ये है कि उसमें इन्फेक्शन कॉलोनीज, बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाने के चांसेस कम हो जाती हैं। ड्रेसिंग हम करते हैं, ओरल एंटीबायोटिक हम देते हैं, हेल्दी डाइट हम देते हैं, सर्जिकल रिपेयर हम करते हैं। अब ड्रेसिंग हम कॉमनली हम आम ड्रेसिंग जो होता है कॉमनली इस ड्रेसिंग हमने इसके लिए अपना ड्रेसिंग होता है वो हम करते हैं।
रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर। नर्स की क्या रोल है? द नर्स मस्ट कंटिन्यूसली असेस द क्लाइंट्स हु आर एट रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर डेवलप। नर्स क्या करता है? असेस करता है कि रिस्क पे हो तो प्रेशर अल्सर डेवलप के लिए। असेस द क्लाइंट्स फॉर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर बेड सोर डेवलपिंग स्किन कंडीशन एंड एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइट्स, palpate the skin for increasing warmth, inspect the dry moisture skin and break in skin। हम क्या करते हैं? स्किन को हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई ब्रेक तो नहीं है, वहाँ पे कोई ड्राइनेस तो नहीं है, वहाँ पे कोई मॉइस्चर तो नहीं है। पल्पेट करते हैं स्किन को, इंक्रीज वार्मथ गर्माइश को हम देखते हैं उसका कितना है। इंस्पेक्ट करते हैं ईच प्रेशर साइट, हर एक प्रेशर साइट को हम इंस्पेक्ट करते हैं। स्किन कंडीशन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा हम क्या करते हैं? स्किन की कंडीशन हम देखते हैं। द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर बेड सोर डेवलपमेंट, ये हमारे पास है तो इसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो क्लाइंट की फिर बेड सोर की चांसेस भी साथ में कम हो जाती हैं। रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर, इवॉल्वेट्स लेवल ऑफ मोबिलिटीज़। इवॉल्वेट करते हैं मोबिलिटी हमारे पास कितनी, जिस तरह हमने मॉडर्न या ब्रेडन स्केल में हमने पढ़ा। इवॉल्वेट सर्कुलेटरी सिस्टम, इडीमा, पेरिफेरल इडीमा, पेरिफेरल पल्स हम देखते हैं और साथ में हम इडीमा देखते हैं। पेरिफेरल पल्स मीन जो आपके हाथों और पाँव में जो पल्स होते हैं उसको हम पेरिफेरल पल्स कहते हैं। इडीमा आपके पास क्या है कि स्वेलिंग, आपकी बॉडी की स्वेलिंग हम देखते हैं। असिस्ट न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, सेंसेशन हम देखते हैं कि उसकी सेंसेशन है, उसको पेन टच फील होता है कि नहीं होता है। डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस की प्रेजेंस हम देखते हैं कि यूरिन किस कब पास करता है, स्टूल कब पास करता है, उसकी सफाई टाइम पे होती है नहीं होती है, स्किन उसका ड्राई रहता है या नहीं रहता है, उसको हम देखते हैं। इवॉल्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन स्टेटस, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन स्टेटस हम देखते हैं कि उसको प्रोटीन वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रोटीन का बेटर रोल है आपके पास की चीज़ में, वुंड हीलिंग में, और साथ में आपके पास बेड सोर को प्रिवेंशन में। और साथ में हम हाइड्रेशन देखते हैं कि उसको स्किन उसका हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है। नोट द प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम, बाकी हम हेल्थ प्रॉब्लम देखते हैं, बाकी जितनी भी डिजीज़ है उसको भी हम साथ में देखते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में आपके पास पेशेंट विद डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन उसका कम होता है तो उसको हम देखते हैं। असेस प्रेशर्स पॉइंट्स फॉर साइन ऑफ बेड सोर डेवलप, प्रोवाइड प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन सरफेस। अब किस चीज़ के लिए हम असेस करते हैं? इसको बेड सोर की डेवलपमेंट्स के लिए हम असेस करते हैं। पेशेंट विद इनकॉन्टिनेंस के साथ होगा तो उसमें क्या करते हैं? नीड फॉर इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट, इनकॉन्टिनेंस की मैनेजमेंट हम करते हैं। प्रॉपर फोलीज के टेटर पास करते हैं, पेम्पर वगैरह लगाते हैं और पेम्पर को हम बार बार चेक करते हैं, टाइम पे हम उसको साफ कर लेंगे। फॉलो ईच कॉन्टिनेंस एपिसोड, क्लींस एरिया, ड्राई थॉरली। हमने क्या करना है? जब भी वो यूरिन या स्टूल पास करे तो उस टाइम हमने उसको स्किन को क्या करना है? ड्राई करना है। प्रोटेक्ट स्किन विद मॉइस्चर बैरियर ऑर्नामेंट, उसको हमने क्या करना है? मॉइस्चर बैरियर ऑर्नामेंट से उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। समझ आ गई? क्यों? इसलिए क्योंकि मॉइस्चर आपके पास होगा ज़्यादा, ऑर्नामेंट हम लगाएंगे तो उससे और चांसेस होंगे बेड सोर के, इसलिए हम उसको ड्राई रखते हैं, हम उसको इतना मॉइस्चराइज नहीं रखते हैं। इंटरवेंशन टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शेयरिंग। अब फ्रिक्शन एंड शेयरिंग आपके पास है, उसको हम किस तरह अवॉइड करते हैं? Reposition the patient using draw sheets and lifting of surface. Avoid dragging the patient in bed. Use proper position techniques. Use comfort device appropriately. अब reposition the patient with draw sheets and lifting of surface. जब हम मरीज़ को लेफ्ट करते हैं, उसका पोजीशन चेंज करते हैं, तो हम इस तरीके से करेंगे ताकि मरीज़ की फ्रिक्शन और शेयरिंग कम हो। Avoid dragging the patient in bed. पेशेंट को हम ड्रैगिंग मीन्स उसको हम खींचेंगे नहीं बेड के अंदर। यूज़ प्रॉपर पोजीशन टेक्निक्स हमारे पास क्या है? रूल्स ऑफ 30, वो हम यूज़ करेंगे, बाकी हम यूज़ नहीं करेंगे। पेशेंट विद यूज़ कंफर्ट डिवाइस अप्रोप्रिएटली। कंफर्ट डिवाइस आपके पास बेड सोर है, बाकी चीज़ें हैं, सॉफ्ट सरफेस है तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी और मोबिलिटी, पेशेंट डिक्रीज़ करता है जब उसकी एक्टिविटी या मोबिलिटी। एस्टेब्लिश इंडिविजुअलाइज टर्निंग शेड्यूल, फिर आपने क्या करना है? 2 हावरली उसका शेड्यूल रखना है कि एवरी 2 हावरली हम क्या करेंगे? मरीज़ की पोजीशन हम चेंज करेंगे, ये आपने उसकी बेड के ऊपर अपने लगाना है कि 2 हावरली चेंज पोजीशन एटलीस्ट वंस इन 2 हावरली और मोर फ्रिक्वेंटली फॉर द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल। डिपेंड करता है, अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो हम फ्रिक्वेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो रूल्स है, प्रोटोकॉल है, वो 2 हावरली है हमारे पास।
क्लाइंट विद पुअर न्यूट्रिशन, अब मरीज से उसकी न्यूट्रिशन कम है। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड, हम उसको अच्छा खुराक देंगे मरीज़ को। असेस विद इनटेक एज नेसेसरी, असेस करेंगे कि कितना इनटेक उसको लेना चाहिए, इतना इनटेक हम देंगे उसके बॉडी के हिसाब से, उसके बॉडी सरफेस और वेट के हिसाब से, जितना इनटेक उसको नीड हो उसको देंगे। अब हमें किस तरह पता चले कि कितना नीड है उसको इनटेक को, ये हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं हॉस्पिटल में, न्यूट्रिशनिस्ट उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। कंसल्ट डाइटिशियंस फॉर न्यूट्रिशन इन्वॉल्वेशन, जिस तरह मैंने आपको कहा डाइटिशियन भी उसको हम कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हम उसको कह सकते हैं। तो डाइटिशियन आते हैं, वो उसके लिए डाइट बनाते हैं और वो उसकी कैलोरीज के हिसाब से, उसकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके लिए डाइट प्लान बनाते हैं। इवॉल्वेट द प्रेशर प्रोग्रेस 4 to 6 डेज, आपने क्या करना है, प्रेशर अल्सर की प्रोग्रेस को आपने देखना है 4 to 6 डेज से। अगर प्रोग्रेस उसका ठीक नहीं है तो आपने फिर मेडिसिन या न्यूट्रिशन या पोजीशन पॉलिसी जितनी भी उसको अपने चेंज करनी है। असेस द फिजिशियन एंड सर्जन इन डिपार्टमेंट, अगर वो डिपार्टमेंट करते तो आपने उसको असेस करना है कि कितना डीप है, तो आपको स्टेज का भी पता चलेगा और वो स्किन का भी पता चलेगा कि वो हीलिंग की तरफ आते हैं या और बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनते हैं वहाँ पे। Educate the patient and families regarding the risk factors and preventing of bed sore, इसमें हम क्या करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं पेशेंट्स को और फैमिली को रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर के हिसाब से, और प्रिवेंशन करता है बेड सोर को। ये हमारे पास डिफरेंट पोजीशन है, इसको आप लोग देख लो कि ये पोजीशन आप लोगों को आसपी में आ सकते हैं कि किस पोजीशन में किस एरिया पे आपके पास बेड सोर की डेवलपमेंट हो सकती है। देख लो, सुपाइन है, लेटरल है, प्रोन है और फॉलर है। फॉलर में 90 डिग्री पे आपके पास जो होता है, समझ आ गई। इस तरह की आसपी में चीज़ें आ सकती है। आसपी के लिए खैर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि इस यूनिट से कौन कौन से चीज़ें आपकी आसपी में आ सकते हैं। ये भी आपके पास शेयरिंग फोर्स है, आपके पास किस किस जगह पे होती हैं, देख सकते हो आप। व्हील चेयर पे हो, किस जगह पे हो, ये व्हील चेयर पे आपके पास है। इसमें आप देख लो, बैक ऑफ द हेड भी हो सकता है, व्हील चेयर बड़ा है। शोल्डर आपके पास है, स्पाइनस प्रोसेस आपके पास है, एल्बो आपके पास है, ग्रेट ट्रंकेंटर आपके पास है, सेक्रम, कॉक्साई, ईस्कियम एंड हील्स, ये आपके पास हो सकते हैं। दूसरे में आप लोग देख लो इस तरह, तो इससे मल्टीपल इमेजेस आपको दे सकते हैं कि इसमें किस में आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं बेड सोर की। तो ये मैं आसपी के हवाले से मैं होपफुली न्यू वीडियो बनाऊंगा, स्किन मैनेजमेंट से कौन कौन सी चीज़ें आसपी में आ सकते हैं, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल्स को। आप लोगों को एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर होंगे, साथ में आसपी की चीज़ें भी आप लोगों के साथ रिलेटेड शेयर होंगे। तो होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। कमेंट्स में आप लोग लिख लो कोई एडिशन की ज़रूरत हो या कोई और चीज़ आप लोगों को चाहिए, तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हो। फीडबैक हमें दे दें ताकि हम इसको इम्प्रूव कर लें।